हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का विशेष टॉपिक है अपना पर्यावरण के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविदा वर्ग 3 में और रीट की आने वाली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईवीएस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज का कि महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर ये स्थापित किया गया है, इसके बारे में आज का प्रश्न है। तो इसके बारे में बता दूं कि ये जो संयंत्र है अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, जो गुजरात में है। अहमदाबाद पता होगा आपको। इसका सही आंसर है अहमदाबाद। मतलब महानगरीय कूड़ा करकट यानी जो भी कूड़ा करकट या कचरा निकलता है उसको इकट्ठा करके जैव खाद्य संयंत्र बनाया गया है, क्योंकि उस सभी कूड़ा करकट को इकट्ठा करके उससे जैविक खाद्य बनाई जाती है। तो अहमदाबाद के अंदर ये एक बनाया गया है। ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हम अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है? कौन सा पादप है जिसको बंगाल का आतंक कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है जलकुंभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो इसका आंसर है डेसिबल। क्या आंसर है दोस्तों? डेसिबल। तो अच्छी तरह से आप याद करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? अनिद्रा, नींद सही समय पर नहीं आना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य कारण है शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण के कारण अनिद्रा के रोग ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, और इससे ग्रस्त अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, समुद्रों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? समुद्रों में जो प्रदूषण फैलता जा रहा है दिनों दिन, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन देखिए आपका। पहला ऑप्शन आणविक परीक्षण, ये रह गया। दूसरा ऑप्शन तेली रिसाव, तीसरा ऑप्शन है उद्योग धंधे, चौथा है तटीय नगर। तो इसका करेक्ट आंसर है तेली रिसाव। तेली रिसाव से समुद्रों में प्रदूषण दिनों दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न रहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 40 प्रश्न आज की क्लास में रहेंगे और 40 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पर्यावरण की तैयारी करना जरूरी है। इसमें जो सिलेबस पूछा गया है उसके अनुसार तैयारी करना जरूरी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कुछ प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्रों में जो दिनों दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? तो ऑप्शन है भूमध्य सागर रेखीय वन, पतझड़ वन, कौनधारी वन या मैग्रो वन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए मैग्रो वन। मैग्रो वन दिनों दिन बहुत नष्ट हो रहे हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण मैग्रो वन नष्ट होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर वन से संबंधित प्रश्न आ जाए तो मैग्रो वन इसका सही आंसर है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट होने वाले। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आपका है, रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतु की शिकायत होती है। तो क्या शिकायत होती है? उनमें कौन सा रोग पाया जाता है या कौन सी शिकायत उनमें निर्मित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्वचा हटने की बीमारी। उनके त्वचा पर रोग होने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनकी त्वचा खुरदरे सी बनने लग जाती है और त्वचा सफ़ेद सफ़ेद धब्बों के रूप में बनती है, वो त्वचा हटती जाती है। तो इसका सही आंसर है त्वचा हटने की बीमारी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। अगला प्रश्न, किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? कौन सा रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है जिससे ज़्यादा परिणाम से विकिरणों से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? तो इसका ऑप्शन देख ले पहले आप। पहला ऑप्शन है स्ट्रोंसियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा थोरियम, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्सियम। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्सियम रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है जिसकी वजह से मृदा अपना
अच्छा जो गुण होते हैं वो खोती जाती है दिनों दिन, और वो मृदा भी उपजाऊपन उसका नष्ट होता जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है। यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है, तो इसका ध्यान रखिए। इसका पहला ऑप्शन देख ले, धनबाद खदाने, झरिया खदाने, जादूगढ़ खदाने या कोरापुट खदाने। तो इसका सही आंसर है जादूगुड़ा खदाने। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है जादूगुड़ा खदाने। याद रखिएगा, जादूगुड़ा खदाने। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को क्या कहा जाता है? तो रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से जो उत्पन्न खतरे हो रहे हैं उनको रेडियो सक्रिय खतरे कहा जाएगा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, उसको देखते हुए आपके प्रश्न आ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखना है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वो है आपके सामने, सोना, पेट्रोलियम तथा कोयला किसके उदाहरण है? पहाड़ के, खनिज पदार्थ के, जीवाश्म के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा खनिज पदार्थ के, क्योंकि सोना, पेट्रोलियम, कोयला ये सभी खनिज पदार्थ के उदाहरण है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, तो इसलिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके वहाँ तक इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आप याद रखिएगा इस बात को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, प्रदूषण के किस स्रोत से, स्रोत यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गई दोस्तों, तो स्रोत आपको पता ही होगा। स्रोत सही तरह से देखें तो स्रोत ये होता है, स्रोत से समुद्री चिड़िया की सर्वाधिक मृत्यु होती है। कौन से प्रदूषण से समुद्री चिड़िया की ज़्यादा मृत्यु होती है? तो देखें आप इसमें, तेली प्रदूषण, वाहित मल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट और रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो इसका आंसर हो सके तो मुझे आप बताइए, तो अच्छा रहेगा। अपने कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि एक दो प्रश्न आपके लिए छोड़ने भी ज़रूरी है। वैसे इसका आंसर मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप दिमाग लगाएं और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि कमेंट्स में इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो बताइएगा, प्रदूषण के किस स्रोत से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि मुझे पता रहे कि आप वास्तव में वीडियो देख रहे हैं या नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहा जाता है ना क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। ऑयल कवर, ऑयल नेट, ऑयल स्लिक या ऑयल फ्लोर? क्या कहना चाहेंगे? आपके माइंड में प्रश्न के आंसर क्या आ रहे होंगे? ऑयल फ्लोर आ रहा होगा, किसी के ऑयल कवर आ रहा होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑयल स्लिक। क्या इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों? ऑयल स्लीक। याद रखिएगा, समुद्र सतह पर तेल का फैलाव हो जाता है जब कोई बड़े बड़े जहाज, जब तेली चीज़ों को ले जाए जाते हैं, तेल को ले जाते हैं, जब उनमें ब्लास्ट होता है या लीकेज होता है, तो तेल जब निकलता है उनसे समुद्र में फैल जाता है ऊपरी सतह पर, इसको हम ऑयल स्लीक कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर में भारत का तेल उत्पादक क्षेत्र, तो इसका सही आंसर है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई नाम का एक सेंटर बनाया गया है तेल उत्पादक का अरब सागर के अंदर। ध्यान रखिएगा, दीव, दमन, ओलियाबीट ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे हाई। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं। निरंतर सामान्य शोर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी मार्केट में आपकी, आपका रोज़ आना जाना रहता है, आपका ऑफिस है या आपकी दुकान है, उसके पास में ऐसी कोई दुकान है जिस पे रोज़ खटखट की या कोई डेली की आवाज़ें होती रहती है, कोई मशीनों के टूल्स की आवाज़ें लगातार आती रहती है, आपको वो आदत सी बन जाती है, वहाँ रहने की आदत बन जाती है। लेकिन इस तरह के ये दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता रहता है, इसलिए इसको हम धीमा जहर बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है धीमा जहर। धीरे धीरे वो अपने शरीर की विकृतियों को पैदा करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है धीमा जहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, किसी परिस्थिति की तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा क्या कहलाती है? अजैविक पदार्थ, जैसे कोई चीज़ सड़ गई है और वो अपने पारिस्थितिक तंत्र में पड़ी हुई है, तो उसको हम निर्जीव अवस्था कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है निर्जीव अवस्था। दोस्तों याद रखिएगा, निर्जीव अवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है निम्न में से? हेलियम है, कैडमियम है, यूरेनियम है या तांबा है? तो निम्न में से रेडियो सक्रिय कौन सा है? रेडियो सक्रिय तत्व आपको पता होना चाहिए, यूरेनियम है। अच्छी तरह याद होगा, आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखें आप, प्रश्न नंबर 18 है आपका। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? हिमानी के द्वारा हुआ है। तो यू आकार की घाटी, लेपिज, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? इसका करेक्ट आंसर है आपका यू आकार की घाटी। वहाँ पर स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है हिमानी द्वारा, वो यू आकार की घाटी बन जाती है इस तरह से। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका नंबर 19। देखें आप दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो नदियों के बारे में एक थोड़ा टॉपिक आपके सामने रखा जाएगा, पूरा लेसन आपके सामने रखा जाएगा, उसके बारे में पढ़ाएंगे। सभी नदियों के भारत क्या नदियों का देश है, बहुत सारी नदियाँ भारत में हैं, इसलिए आपको सब नदियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कहाँ से उद्गम स्थान हुआ है, कहाँ पर कौन सी नदी में गिरी है, कौन कौन से शहरों से होकर गई है, मुख्य मुख्य बातें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। सुवर्ण नदी, इसको स्वर्ण नदी भी बोलते हैं, गोल्डन रिवर बोलते हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा या सिंधु? तो इसका सही आंसर है आपका स्वर्ण नदी या स्वर्ण रेखा नदी। इसलिए याद रखिएगा, गंगा नदी नहीं, आपसे ऑप्शन नहीं है ऐसा। आपको निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप जो ऑप्शन है आपके सामने है उसको आप देखेंगे, उसमें से चॉइस करेंगे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 20। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 420। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा शहर है जिलों का शहर कहा जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के अंदर जिलों का शहर है। तो आपको पता होगा इसका आंसर भोपाल को मध्य प्रदेश में जिलों का शहर कहा गया है। इसका सही आंसर है आपका भोपाल। ध्यान रखिएगा, भोपाल को जिलों का शहर कहा गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। देखेंगे आप, इसका अगला अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मनाए जाने वाले त्यौहार या दिवस जो भी है उसके अंतर्गत आपसे वर्ग 3 में हो या रीट के अंदर हो, एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छा लग रहे होंगे। देखते हैं, बने रहिए। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं शाकाहारी जीव। देखो मैं आपको बता दूं, खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें सबसे नीचे जो होते हैं ना, जैसे एक पिरामिड बना हुआ होता है, एक पिरामिड होता है, उसमें सबसे नीचे आता है उत्पादक, जिसको घास घास होती है ना उगी हुई, जिसको क्या खा हिरण या शाकाहारी जीव खाते हैं। तो शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं, फिर हिरण को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं, और शीर्ष पर जो उनको खाते हैं शहर को, उनको वो होते हैं। तो आप देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव, तो मैंने बता दिया है, उत्पादक के बाद जो पहली प्रोसेस आती है प्राथमिक उपभोक्ता, तो शाकाहारी जीव होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो याद रखिएगा, शाकाहारी जो जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी? आपको याद होगा 1984 की घटना, वो थी बड़ी घटना हुई थी 1984 में भोपाल में, उसके परिणाम आज भी दिखते हैं। इसीलिए भोपाल शहर का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। अगर ये घटना नहीं हो रही होती तो आज भोपाल शहर भी अपना बहुत ही ज़्यादा विकसित शहर होता, दिल्ली की तरह, अहमदाबाद की तरह यह भी एक शायद बहुत ही बड़ा शहर होता। लेकिन भोपाल में गैस त्रासदी हुई, वहाँ का विकास हो नहीं पाया। भोपाल सिर्फ अपनी राजधानी मध्य प्रदेश की, बाकी वहाँ विकास, इंदौर में जितना विकास हुआ है उतना भोपाल में नहीं हो पाया, ये बात आप भी जानते हो। तो कौन सी गैस थी दोस्तों, ये आपको पता होगा, जो रिसाव के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में? तो इसका मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? सबको पता होगा, गुजरात के अंदर गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो स्पेशल शेर के लिए बनाया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को।
प्रश्न सिंपल है, लेकिन सिंपल प्रश्न भी कभी कभी उलझा देते हैं। बिल्कुल आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। जानकारी को शेयर करेंगे तभी जानकारी दूसरों को मिलेगी। प्लीज़ शेयर करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। ग्रीन मफलर संबंधित है। कितना इम्पोर्टेंट बात आपके सामने, ग्रीन मफलर इस लाइन से आप संबंध रखते हैं। इसको सुना होगा आपने, ग्रीन मफलर। मफलर मतलब जो किसी चीज़ को रोकता है। तो दोस्तों मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बड़ी बड़ी शहर में देखा होगा जिसमें हाईवे निकलते हैं, जैसे हाईवे निकलते हैं तो हाईवे के पास में देखना पेड़ बोए जाते हैं, देखा होंगे आपने। हाईवे के दोनों तरफ, हाईवे के बीच में भी जब सेंटर होता है वहाँ पर भी पेड़ बोए जाते हैं। तो ये जो पेड़ क्यों बज जाते हैं, क्यों? कि जो वाहनों के, भारी भारी वाहनों की जो आवाज़ें होती ना, उन आवाज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो आवाज़ें शहर में प्रदूषण ना फैलाए, इसलिए ये पेड़ बजाते हैं। इन पेड़ों को बोने का जो प्रोसेस है, इसी को ग्रीन मफलर कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो सूर्य है। सूर्य मुख्य स्रोत कहा गया है भू पारिस्थितिकी तंत्र में। पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन होगा आपका सूर्य। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन, टाइटन, रिया, ऐसे बहुत सारे टोटली 62 उपग्रह है। कौन से ग्रह के बताएंगे कोई। शनि ग्रह के। तो टाइटन भी शनि ग्रह का ही एक उपग्रह है। रिया भी आ सकता है, टाइटन की जगह रिया नाम का उपग्रह भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, शनि। आज से दो ग्रह कौन से हैं, इसी ऑप्शन में दे रखे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। बताइएगा आप। एक तो बुध और एक शुक्र, इन दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। अपने पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह पूछे कभी तो क्या बताएंगे दोस्तों, चंद्रमा। तो याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टाइटन, रिया, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है शनि। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। बायोडीजल की फसल। तो इसका सही आंसर है जेंट्रोफा। जेंट्रोपा, आप अब हिंदी लगेगी थोड़ा सा, देखिएगा आप। जेंट्रोपा होता है क्या, एक झाड़ होती है, उसकी पत्तियों में क्या है, लगभग 20% तक तेलीय पदार्थ पाया जाता है, जिनको निकाल कर बायोडीजल बनाए जाते हैं, तेलीय उत्पादक बनाए जाते हैं। इसलिए जेंट्रोपा को बायोडीजल की फसल कहा गया दोस्तों। याद रखिएगा, कपास, गन्ना, आलू ये नहीं होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आज की क्लास में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 में से हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी 29 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 40 तक पहुंचना है अपने को, ध्यान रखिएगा, क्लास को मिस ना करें। पूरे के पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखें, आप समझे। हो सकता है आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके आ जाए। अब ये मत सोचिएगा कि हम एक क्वेश्चन को लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरिट लिस्ट में एक एक नंबर से लड़ाई होती है, एक एक पॉइंट से लड़ाई होती है। और हम एग्ज़ाम देते समय तैयारी करते नहीं हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद जब हम एक नंबर या एक पॉइंट से रहते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो हम सोचते हैं काश मैं पढ़ाई कर लेता। तो काश, इस शब्द से बचने के लिए पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1986 में इसको पारित किया गया था, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा था। तो इसको, पर्यावरण को बचाने के लिए एक नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, 1986 में प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है। लावा, ज्वालामुखी फटने से लावा निकलना पड़ता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर काली मिट्टी होगा, लाल मिट्टी होगा, जलोढ़ होगा या लेटराइट होगा। तो आपके दिमाग में क्या आया, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में लेटराइट आया होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर काली मिट्टी है। क्या है दोस्तों, काली मिट्टी। याद रखिएगा, लावा से निर्मित मिट्टी इन चारों ऑप्शन में से है काली मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक
पता होना चाहिए, आपके आसपास आप देखते होंगे। तो इसका सही आंसर है नीम। जैविक कीटनाशक का उत्पादक कहा गया है नीम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से क्लास को ख़त्म करना अच्छा रहेगा। तो अगला प्रश्न है आपका, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो वो जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका सही बताइए, सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका सहभोजी। अब इसको बता दूँ, ये समुद्री शैवाल जो होते हैं ना, किसी दूसरे जानवर के साथ में रहना, खाना खाना, दोनों को कोई तकलीफ नहीं होती, दोनों आपस में अपना जीवन यापन करते हैं, साथ में भोजन करते हैं, इसलिए सहभोजी। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसे सहभोजी कहा जाता है। अगला दोस्त पढ़ते हैं, क्वेश्चन का देखते हैं 33 नंबर का जो प्रश्न है। जब मोर सांप को खाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न जो है उसको बता दूं आपको। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हर एक पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या हुआ? अंतिम अपघटक हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, प्राथमिक अपघटक हुआ या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हुआ? तो जो पिरामिड यहाँ पर बन रहा है ना, उसको आप देखिएगा। तो इस पिरामिड के अनुसार मैं आपको बता दूं कि सबसे नीचे क्या हुआ? पौधे। ये हो गए पौधे। पौधों को खा रहे हैं कीड़े, तो कीट पतंगे। कीड़ों को खा रहा है सांप, तो सांप। और सांप को खा रहा है मोर। तो दोस्तों मोर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर सही हुआ खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। सही आंसर क्या हुआ? मोर कहाँ पर है? इस उदाहरण के अंदर देखा जाए तो मोर है सबसे ऊपर, यानी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 34 है आपका, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल, जब कोई शैल निकलते, लावा निकलते हैं, वहाँ पर पत्थर चट्टानें बनती है, वो किसी और के माध्यम से बनती है। तो कायांतरित शैल का उदाहरण ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है या चूना पत्थर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संगमरमर। ध्यान रखिएगा, संगमरमर की चट्टानें कायांतरित शैल का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बने रहिए क्लास के साथ, मजा आएगा, आ रहा होगा आपको। प्रश्न है आपका, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में खारापन होता है, खारा जल होता है। तो खारा जल मतलब सोडियम, सोडियम यानी नमक हम जिसको बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड इसका आंसर हुआ। कोई डाउट नहीं होता है, इसको हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ओके दोस्तों, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक है? तो सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो दोस्तों भारत को नदियों का देश कहा गया है, आपको पता होगा। भारत में नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और उनको अपने किनारों पर छोड़ती जाती है, इसलिए ये जो मिट्टी इकट्ठी होती है, इसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। कम उत्पादन मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। याद रखिएगा प्रश्न को और आंसर को भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ये जो परिभाषा है आपके सामने दे रखी है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपको बतानी है। तो उसमें आप बताइएगा सही परिभाषा कौन सी हो सकती है? किसी स्थान का अजीवी घटक को परिभाषा इकोसिस्टम की है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय इकोसिस्टम कहलाता है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम का हिंदी अनुवाद है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा होगी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। याद रखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप प्रश्नों के। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आपके सामने, सिस्मोग्राफ।
बिल्कुल सिंपल आंसर है आपके लिए। फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बेरोग्राफ, ये कोई नाम नहीं होगा। भूकंप की तीव्रता नापना है तो सिस्मोग्राफ इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखें आप। किसी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र। याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में जो चक्रण चलता है, जो चक्र चलता रहता है, इसको बोलते हैं हम जैव भू रासायनिक चक्र। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम भी आपके दोस्त हैं। तो हमारे चैनल को आगे से सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें ज्ञान बढ़ेगा और हमको भी एक अ, आप नए नए वीडियो बनाने की एक लालसा पैदा होगी। हम आपके लिए नए वीडियो बनाएं, क्योंकि आप अगर हम आपका प्रेम हमसे मिलता रहेगा हमको, तो हम नए नए वीडियो आपको बनाकर देते रहेंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। तो लास्ट आज का प्रश्न है, देखें कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेह माना जाता है? पता है आपको? आजकल की जो गाड़ियाँ चलाई जाती है, प्रदूषण को देखते हुए ज़्यादातर गैस की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं लोग। तो गैस की गाड़ियों में आपको पता है कौन सी गाड़ियाँ चलती है? सीएनजी, जिसको हम बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं होकर क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, शॉर्ट फॉर्म सीएनजी। ओके दोस्तों, बने रहिए ऐसे वीडियो के साथ, देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कोई भी राय, सलाह, मशवरा जो भी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।